Welcome, guys. Welcome, everybody. Those who are live and those who are watching it recorded also. Welcome to the AC Bridges Gate Live Daily Hashtag. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं AC Bridges. इसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे आज. दैट इज डे 2. तो पिछले वाले लेक्चर में हमने मैक्सवेल ब्रिज जो है डिस्कस कर लिया था. AC Bridges की जो कंडीशन है वो लोग डिस्कस कर लिया था. आज वाले सेक्शन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं वो बताता हूँ मैं आपको. आज वाले सेक्शन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ. देखो, आज वाले सेशन में जस्ट अ सेकंड गाइस. आज वाले सेशन में एसी ब्रिजेस के सर्किट में हम लोग क्या कवर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. देखो, आज वाले सेशन में मैंने आपको बताया था डे 1 डे 2 में क्या करने वाले. तो डे 1 में हमने आपको मैक्सवेल ब्रिज करा दिया था. मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज मैंने कंप्लीट करा दिया था 11 नवंबर को. और ये गाइस रिकॉर्डेड सेशन जा रहा है. तो डे 2 को जो मैं करा रहा हूँ डे 2 को जो मैं कराने वाला हूँ वो है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ओवंस ब्रिज और हेज ब्रिज. इस बारे में बात करने वाले हैं. तो कौन कौन से ब्रिज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. दूसरा हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, फिर हम एक डिस्कस करेंगे यहाँ पर हेज ब्रिज. और हम यहाँ तीसरा ब्रिज जो डिस्कस करने वाले हैं आज डे नंबर 2 में वो है एंडरसन ब्रिज. और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे करने वाले हैं. ठीक है, ये डे 2 का प्लान है. तो 11 12 13 14 15 को आपका ऑफ रहेगा मेरे भाई. 14 15 को आपका ऑफ रहेगा. 16 को रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा. 12 को रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा जो ऑलरेडी जा रहा है. 16 को भी रिकॉर्डेड ही जाएगा. 13 को आपका ऑफ रहेगा. ठीक है ना. चलिए, लेट्स कम टू द मेन पार्ट. तो देखो यार, क्या क्या टॉपिक्स है आपके यहाँ पे. मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस हम लोग कवर कर लिया है. मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस हम लोग आज करेंगे. हेज ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ब्रिज की जो कंडीशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस कैसे करना है, डिफ्लेक्शन कैसे लाना है डिटेक्टर के लिए. लास्ट जो है वो आपका ओवंस ब्रिज, क्या है, ओवंस ब्रिज पे देखते हैं कैसे काम करेंगे ना. चलिए, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 3 ब्रिज कौन से हैं, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, हेज ब्रिज और एंडरसन ब्रिज मेरे भाई. ठीक है, चलिए. कैपेसिटेंस में हम लोग जो मेजर करेंगे वो है डी शॉर्टिज ब्रिज और शिरिंग ब्रिज. यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में यार, यहां से जनरली क्वेश्चन आता ही है शिरिंग ब्रिज से. ठीक है, चलिए एक और बात कर लेते हैं मेरे भाई. देखो, एक और बात कर लेते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट. वो वीन ब्रिज इंपॉर्टेंट है. कंडीशन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की बैलेंस में क्या होगी. और हैविसाइड कैंपेल म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे. तो मैं आपको करा चुका हूं. देखो, एक शेड्यूल है, मैं आपको ऑलरेडी बताया था 11 12 को क्लास होगी, 13 को नहीं होगी, 14 को नहीं होगी, 15 को नहीं होगी, वापस 16 को होगी. ये मेजरमेंट का कोर्स चलेगा. मेजरमेंट और यहाँ पे मेजरमेंट. ठीक है, 13 14 15 को नहीं जाएगा. ठीक है, चलिए. तो यार आपका डे शेड्यूल 2 है आज, और मैं आपको आज कराने वाला हूं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. राइट डाउन, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. राइट डाउन गाइस, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो. ठीक है, चलो. मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज देख लो ध्यान से, एक बार समझ लेना. हाँ. देखो यार, ब्रिज जो आप बनाते हो, पहले आप आरएल आरसी सीरीज में बना रहे थे और दूसरे ब्रिज में R2 R3 ले लेते और वहां पर R4 ले लेते. यहाँ पर मेरे को फोर्थ जो इंपेडेंस है उसको R4 C4 पैरेलल में कर देना है. कैसे करूंगा, देखो कैसे करना है. देखो, आपका ये RL सीरीज में जा रहा है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, एक और आपका रेजिस्टेंस है, और एक आपका RC पैरेलल में जा रहा है. ये किस में जा रहा है, पैरेलल में. तो यहाँ पे बीच में आप क्या लगा रहे हो, डिटेक्टर. यहाँ पे बीच में क्या लगा रहे हो, डिटेक्टर. और यहाँ पे तो आप एसी सप्लाई लगा ही रहे हो मेरे भाई. यहाँ पे क्या लगा रहे हो, एसी सप्लाई. बस आरसी आरएल की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, उसी के ब्रिज के अलग अलग नाम है और ये साइंटिस्टों के नाम है ना. यहाँ पे मेरे को आरसी पैरेलल लगाना है. कैसे लगाएंगे दिखाता हूँ. देखो, यहाँ पे आपका आर और एल तो पहले भी लग रहा था नॉर्मल ब्रिज में, तो ये R1 L1 आपका हो गया. यहाँ पे करंट I1 हो गया. इसको आपने Z3 मान रखा था, यानी ये R3 हो गया. This is R2 guys, and this is R4 and C4 in parallel. This is C4 and R4 in parallel. Variable. ठीक है ना. This is the detector and this is the position. This is the voltage V1 guys. From here to here the voltage is V3 and from here to here the voltage is V4
एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर द वोल्टेज इज V2। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पे आपको पता है, अगर ये पॉइंट होता A, ये पॉइंट होता B, this point is C and this point is D, the voltage between B and D is same, the voltage between B and D is 0, that means AB और AD का वोल्टेज बराबर होता। तो बैलेंसिंग इक्वेशन तो आपको पता ही है, बैलेंसिंग इक्वेशन आपको पता ही है, इसको अपन बोलते हैं Z1, इसको बोलते हैं Z3, ये आपका हो गया Z4 मेरे भाई, और ये Z2। तो मैं एरो इतने नहीं बनाता क्योंकि मुझे करंट के डायरेक्शन भी शो करना है यहाँ पर। अब ध्यान देना करंट के डायरेक्शन कैसे होंगे। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन I1 और I3 तो बराबर ही है, चलने दो, तो ये I1 ही है। यहाँ से आपका आ गया I2, यहाँ भी I2 जाएगा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। इस रेजिस्टेंस में करंट I4 मान लेते हैं और कैपेसिटर में करंट IC, तो यहाँ पे एक रिलेशन हो गया I2 इक्वल टू IC प्लस I4, एक रिलेशन ये हो गया। यहाँ पे कौन कौन अननोन है और कौन कौन वेरिएबल एक बार लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे बैलेंस की कंडीशन में ये तो सबको ही पता है, Z1 Z4 Z2 Z3 के बराबर होता है। एट बैलेंस कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ये कंडीशन तो सबको पता है। पता है या नहीं पता? पता है। यहां पर L1 क्या है? आपका अननोन इंडक्टेंस जो आपको मेजर करना है। R1 is the effective resistance of inductor. R2, R3, R4 जो है वो आपका नोन रेजिस्टेंस है, और C4 जो है वो आपका वेरिएबल कैपेसिटर है। C4 क्या है? वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो ये आपकी चार चीजें हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, L1, R1, R2, R3, R4, C4 ये वेरिएबल कैपेसिटेंस में आता है। चलो अब देखो, बात समझ लेना, अगर ब्रिज बैलेंस की कंडीशन निकालनी तो कैसे निकालेंगे? Z1 Z4 इक्वल टू R3 R4, यही तो निकालोगे। अच्छा यहाँ पे R4 भी वेरिएबल ही है, पर मतलब R4 वेरिएबल है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं हटा देता हूँ उसको। इज द नोन रेजिस्टेंस एंड R4 इज द वेरिएबल, सॉरी R4 इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर जिसमें R4 C4 वेरिएबल है। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में मेरे भाई, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में आप लोग कैसे लिखते थे? ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में आप लोग कैसे लिखते थे? देखो एक सेकेंड यार, पेज ऐड कर लूं मैं, 2 मिनट। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में आप लोग कैसे लिखते थे मेरे भाई? ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में Z1 Z4 Z2 Z3 के बराबर लिखते थे। यहां से काट लो इसको, यहां से डायग्राम काट लेते हैं अपन, इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम को अपन नए पेज पे ले गए। चलो देखो, इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन क्या लिखोगे? R1 प्लस जे ओमेगा L1 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे? R4 और C4 पैरेलल में है ना, तो कोई भी अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पैरेलल में होता तो क्या लिखते हो? R4 1 प्लस जे ओमेगा R4 C4, ये तो पता ही होगा, इज इक्वल टू R2 R3। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, देखो R4 अगर 1 अपॉन जे ओमेगा C4 के पैरेलल में है तो कैसे लिखना है? R4 इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा C4 डिवाइड बाय R4 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C4, तो ये आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस सॉल्व करो तो R1 प्लस जे ओमेगा L1 मल्टीप्लाई बाय R4 इज इक्वल्स टू R2 R3 1 plus j omega R4 C4. So this can be written as R2 R3 plus j omega R2 R3 R4 C4, and this can be written as R1 R4 plus j omega L1 R4. Now this and this, the bridge is balanced. तो bridge is balanced means real part equating, real part को आपको equate करना है दोनों तरफ, और imaginary part को भी। तो L1 R4 is equals to ओमेगा ओमेगा कट गया, j ओमेगा R2 R3 R4 C4। तो यहां से देखो R1 की कंडीशन आपकी क्या आ गई? R2 R3 बाय R4। तो R2 R3 तो नोन है, तो R4 वेरिएबल है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट है। यहां से L1 निकालो, R4 R4 कैंसिल, R2 R3 नोन है और C4 वेरिएबल है, तो दोनों इक्वेशन आपस में इंडिपेंडेंट है। आप ये मत बोल देना R2 R3 पे डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि R4 C4 वेरिएबल है, R4 C4 वेरिएबल है। ठीक है, दीज आर द टू इक्वेशंस गाइस। ये दो इक्वेशन है आपकी जो वेरी कर रही है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है ना सबको? चलो ठीक है, हाँ, अब देखो बात समझ रहा हूं। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसकी इक्वेशन, मैंने दो इक्वेशन निकाली, और वो दो इक्वेशन क्या क्या निकाली मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर। दो इक्वेशन जो हमने निकाली है वो क्या क्या इक्वेशन है वो देखो। जो दो इक्वेशन हमने निकाली है वो कौन कौन सी इक्वेशन है? R1 आपने निकाला मेरे भाई, R1 आपने निकाला R2 R3 बाय R4
दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड L1 इक्वल्स टू R2 R3 by C4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाए तो आराम से बना सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर निकालना चाहे आराम से निकाल सकते हैं, वो सब निकालेंगे हम। तो पहले फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। ब्रिज बैलेंस कंडीशन में देखो, ये आपका हो गया I1 R1। सबसे पहले अपन यही निकालते हैं I1 R1, उसके बाद ये I1 इंटू j ओमेगा L1 ऐसे होता है। तो ये हो गया बेटा आपका I1 इंटू j ओमेगा L1 और ये हो गया आपका I1 इंटू R1। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर अगर आप V1 बनाते तो V1 की लाइन कौन सी होती? ये वाली होती नहीं होती? V1 इक्वल्स टू ये लाइन तो होती, ये मैंने आपको पहले भी बताया, यही लाइन V1 की होती और यही लाइन V2 की होती, क्योंकि V1 V2 तो बराबर है, V1 V2 तो बराबर है। तो V2 कितना है? यहां से देखो V2 की वैल्यू कितनी है? V2 की वैल्यू है I2 इंटू R2, यानी I2 वाला जो लाइन है वो भी इसी लाइन में होना चाहिए जो ये ब्लू वाली लाइन है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, रेड वाली लाइन को, I1 R3 को। तो I1 R3 इसी लाइन में होगा नहीं होगा? होगा भाई मेरे भाई, क्यों नहीं होगा? इसी लाइन में होगा, सेम फेज में। तो I1 R3 भी इसी लाइन में होगा। तो ये आपका I1 R3 हो गया जो कि V3 के बराबर है। ये रहा V1 और ये रहा V3। और V3 किसके बराबर है? देखो V3 है आपका कैपेसिटर का वोल्टेज, V3 आपका I3 R3 के बराबर है और V3 V4 के बराबर है। जो V4 किसके अक्रॉस वोल्टेज है? R4 के अक्रॉस का वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज। तो क्या लिखोगे? V3 को आप लिखोगे I4 R4 इज इक्वल टू IC इंटू 1 अपॉन j ओमेगा C, और ये V4 के बराबर है क्योंकि V3 V4 बराबर है, तो ये सब बराबर ही है आपस में। ठीक है, अब समझना बात को। सबसे पहले तो आप V1 और V3 को ऐड कर दो। तो V1 V3 ऐड करोगे तो ये पैरेललोग्राम लॉ से ये जुड़ गया और आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्लैक वाला आंसर हो जाएगा। देखो मैं बना देता हूं, ये जो आप बनाओगे ये आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये आपका हो गया बेटा V1 प्लस V3 और V के बराबर। लेकिन मुझे तो V2 और V4 भी तो बराबर करना है, V2 और V4 भी तो बराबर करना है। आप देखो ये कैपेसिटर का वोल्टेज है IC इंटू 1 अपॉन j ओमेगा C। तो नॉर्मल सी बात है, कैपेसिटर का जो करंट है वो लीड करेगा कैपेसिटर के वोल्टेज से। तो IC कहां पे होना चाहिए मेरे भाई? IC कहां पे होना चाहिए? इससे 90 डिग्री लीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये जो आपका वोल्टेज है कैपेसिटर का IC इंटू 1 अपॉन j ओमेगा C, इससे 90 डिग्री लीड करना चाहिए। और कहां पे लीड करेगा? यहां पर। तो ये आपका IC हो गया, ये आपका IC हो गया, ये आपका I2 R2 हो गया। तो अगर I2 इधर है तो नॉर्मल सी बात है I2 इधर ही होना चाहिए, तभी तो I2 R2 इस लाइन पे होगा। और आपका I4 देखो इस लाइन पर है, तो इसी लाइन पे I4 भी होना चाहिए। तो ये I2 हो गया और आपने इसी लाइन पे I4 भी बना रखा है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें I2 और I4 को, तो ये I2 बना देता, नहीं बना देता? तो ये लाइन I2 की हो जाती, ये लाइन I2 की हो जाती, क्योंकि I2 किसके बराबर है? IC प्लस I4। आई थिंक इट इज क्लियर। तो IC और I4 को जोड़ दो तो यहाँ से I2 हो जाता, I2 आ जाता, नहीं आ जाता? तो ये I2 R2 हो गया V2 और ये V4 हो गया। इनको भी जोड़ते आप तो V2 V4 के बराबर ही आता है। ये फेजर डायग्राम हो गया आपका। ये क्या हो गया? फेजर डायग्राम किसका? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो यार, मैं तो बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। दिस इज द फेजर डायग्राम मेरे भाई। ठीक है, आप चाहें तो यहां से क्वालिटी फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? ईदर रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर आप क्वालिटी फैक्टर निकालोगे मेरे भाई, तो कैसे निकालोगे? देखो इक्वेशन क्या दे रखी थी आपको, वो जो दो इक्वेशंस है वो ये है, वो दो इक्वेशंस जो आपको दे रखी है मेरे भाई, वो ये है या नहीं है? हाँ, तो यहां से सॉल्व करो, कैसे करोगे? देखो क्वालिटी फैक्टर मेरे भाई इज गिवन बाय ओमेगा L1 अपॉन R1। तो L1 की वैल्यू कितनी बेटा? R2 R3 C4, और R1 कितना है? R2 R3 R4। तो R2 R3 तो गया, ओमेगा R4 C4। अब देखो तुम्हें पता ही है कि अगर RC अगर पैरेलल में है तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा RC होता है न्यूमरेटर में, और ये होता है ओमेगा L बाय R। तो बात तो एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, बेसिकली लो क्यू कॉइल्स के लिए मेजर करते हैं इसको, लो क्यू कॉइल्स, यानी क्यू की वैल्यू जो है वो 10 से कम होनी चाहिए। लो क्यू कॉइल्स के लिए मेजर करता है ये, यानी 1 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। दैट मींस हम कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर शुड लाई बिटवीन 1 to 10। और डिजायरेबल कंडीशन ये है कि क्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो वो डिपेंड करता है ना, ये आर भी तो ज्यादा हो सकता है। तो क्यू की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखा देता हूँ, एक बार लिख लीजिएगा। राइट डाउन एडवांटेजेस, सम पॉइंट्स आर देयर, की पॉइंट्स। देखो एडवांटेजेस क्या है यहां पर देखना। पहला पॉइंट, दोनों जो बैलेंस कंडीशन है वो आपस में इंडिपेंडेंट है।
1 और 2, द टू बैलेंस कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि R4 C4 वहां पर वेरिएबल है। द टू बैलेंस इक्वेशंस, या लिखना टू बैलेंस इक्वेशंस लिख लो, द टू बैलेंस इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट if we choose R4 and C4 as variable elements। दूसरी बात क्या है, the frequency does not appear in any of the equation। तो ये frequency independent है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। 1 और 2 दोनों इक्वेशन फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। तीसरी बात यह है, मान लो R2 R3 तो आपका कांस्टेंट था, उसको मान लिया मैंने 10⁶ फॉर एग्जांपल। तो L1 आपका क्या है बेटा, R2 R3 C4, यानी आप इंडक्टर को निकाल सकते हो कैपेसिटेंस के टर्म्स में अगर R2 R3 कांस्टेंट है। अगर R2 R3 की कोई वैल्यू कांस्टेंट है, व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस डायरेक्टली, जहां कैपेसिटर माइक्रोफैराड में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, which gives value of inductance in terms of capacitance directly, ठीक है। और यहां पे C4 किस में है, माइक्रोफैराड में। C4 किस में, माइक्रोफैराड में। और फोर्थ पॉइंट क्या है, वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस आप मेजर कर सकते हो पावर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो ये ध्यान रखना, थ्योरी के टॉपिक है, EAC में आता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। इट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ, इट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ, किस काम में आता है बेटा, वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस। इट इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस एट पावर एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी, एट पावर एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। और रेंज में आपको पहले बता चुका हूं पावर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि C4 वेरिएबल है, और वेरिएबल कैपेसिटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। C4 वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कैपेसिटर अगर वेरिएबल है तो एक्सपेंसिव है, तो डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हो। और दूसरी बात है, Q की वैल्यू 1 और 10 के बीच में मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, अगर डिसएडवांटेज में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इट रिक्वायर्स वेरिएबल कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसिव हो जाएगा। इट रिक्वायर्स वेरिएबल कैपेसिटेंस दैट इज C4, which makes bridge expensive। वो ब्रिज को क्या बना देता है, महंगा। दूसरी बात, क्वालिटी फैक्टर जो है वो लो क्यू कॉइल्स के लिए काम में आता है ना। इट इज यूज्ड ओनली फॉर लो क्यू कॉइल्स, दैट मींस क्यू लाइन फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी, किसके लिए, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज के लिए क्या क्या हो सकता है। एक होता है हेज ब्रिज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले एक न्यूमेरिकल देख लो आप लोग, उससे पहले एक न्यूमेरिकल देख लो। मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए थे, प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए थे। एक दो न्यूमेरिकल और हैं, आप देखो आंसर क्या आएगा बताना। चलो क्वेश्चन लिख लो 2008 का इलेक्ट्रिकल का, डेट 2008 का, और इट इज 2 मार्क क्वेश्चन एंड इज ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, किस ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल का है। तो आप लोगों की ब्रांच का ही है, मतलब इलेक्ट्रिकल नाम सुनते तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पे देखो बना लो इस डायग्राम को। डायग्राम आपको दे रखा है मेरे भाई, डायग्राम आपको दे रखा है। एक 500 ओम का रेजिस्टेंस है, एक RC यहाँ पर पैरेलल में सीरीज में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और बीच में डिटेक्टर तो लगा हुआ ही है, और यहाँ पर AC सोर्स है, ठीक है। चलो अब देखो समझना बात को, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस से क्वेश्चन में दे रखा है। समझना तो क्या है, मतलब क्वेश्चन है, तुम समझोगे तो आंसर निकाल पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं निकाल पाओगे। सिंपल। वैसे इसमें समझना क्या है, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है, बहुत इजी है। ये कैपेसिटर हो गया,
ये रेजिस्टेंस हो गया, ये 300 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.398 microfarad capacitance is given and an impedance Z is given. We don't know that is RC or RL or RC parallel, RL parallel, whatever it is. So that we have to find out. And there is a resistance given of 300 ohm and there is an inductance given of 15.91 millihenry. Okay, and we have to find Z. And this is basically supply, that is oscillator. Frequency is not given, but the question is the AC bridge is used to measure impedance Z. ओके, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, मतलब यहाँ नहीं दे रखी थी लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, हाँ तो मुझे लगा नहीं दे रखी है, पर दे रखी है। इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, डिटेक्टर में जीरो डिफ्लेक्शन है, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड फॉर oscillator frequency f is equals to 2 kilohertz, then what is the value of Z, my dear friends? What is the value of Z? And the options are given, that is options are given, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ तो मैं सॉल्व करूंगा ना। Options are 260 plus J0 ohm, second option is 0 plus J200 ohm। ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है 2008 का, तो हम 2008 से 2020 भी जाएंगे, लेकिन पहले 2008 का क्वेश्चन आप देख लो कैसे होगा, ठीक है। 260 plus J200 ohm, okay? Now you have to solve this and you have to find the value of impedance Z. That means आपको ये बताना है कि RL सीरीज है, RL पैरेलल है, जो भी है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर R प्लस J ओमेगा L आ गया, इसका मतलब R और L सीरीज में, यही मतलब है। चलो, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन में, यहाँ पे इनको नाम दे दो पॉइंट्स को, दिस इज A, this is B, this is C and this is D, guys. So you know this and this multiply and this multiply. So you can write it like this. For example, if this is ZAB and this is ZCD and this is ZBC and this is ZAD, ऐसे तो लिखोगे। तो पहले इनको सॉल्व कर लो थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो सॉल्व करते वक्त। तो यार मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो ZAB तो आपको दे रखा है 500 और Z आपको निकालना है, यहां से ZBC की वैल्यू कितनी आ रही है, यह है रेजिस्टेंस और आपका कैपेसिटेंस सीरीज में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो R माइनस J अपॉन ओमेगा C, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई f हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 पाई f हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई, मैं आपके लिए अलग से सॉल्व कर देता हूं, ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई f, दैट इज 2 इंटू 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करिए बच्चे, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे ना इसको, हाँ तो सॉल्व कर लेना। तो अगर वैल्यू, अच्छा अगर बार बार सॉल्व नहीं करनी तो एक काम करना, डायरेक्टली यहीं सॉल्व कर लेना इसको, R माइनस J, ओमेगा लिखना 2 पाई f, कैपेसिटर कितना है 3, कैपेसिटर की वैल्यू 0.398 माइक्रोफैराड, तो 10⁻⁻, इसको सॉल्व कर लेना मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। तो R आएगा 300 माइनस J, ये 1 अपॉन समथिंग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 200 ओम, तो ये आपका ZBC आ गया। ये मैं इसलिए सॉल्व कर लिया आपका यहाँ पे, ताकि आप जब डायरेक्टली क्वेश्चन करो तो वहां प्रॉब्लम ना आए, तो यहीं पे सॉल्व कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। चलो, दूसरा आपको दे रखा है ZAD, तो ZAD क्या है 300 और 15.91 मिली हेनरी, ये 91 है, तो ये जो ZAD दे रखा है ये कितना है 300 प्लस J, बेसिकली ये R प्लस J ओमेगा L है ना। चलो पीछे वाले पेज पे लिखता हूं, I am writing on the next page, don't worry. So ZAD is given by R plus J omega L. R is given by 300 plus J 2 pi f and L is what 15.91 into 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 300 plus J 200, ठीक है। चलो, थोड़ा बहुत सेम ही आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर बैलेंस कंडीशन मेरे भाई, जब बैलेंस कंडीशन है तो आंसर क्या होगा, जब बैलेंस कंडीशन है तो आंसर क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी ZAB ZCD इज इक्वल टू ZBC ZAD। आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैं आपको पहली बार करा रहा हूं इसलिए मैं आपको पूरा लिख के देता हूं यहाँ पर। हाँ, अगर मैं भी डायरेक्ट कर रहा होता तो इतना सारा नहीं लिखता मैं। चलो, तो ये हो गया ZAB ZDC किसके बराबर है ZBC और ZAD, ठीक है। Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, जैसा भी आप लिखते हो 500, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये 300 माइनस J200 हो गया, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 300 प्लस J200,
तो a प्लस बी ए माइनस बी जैसी कंडीशन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो इसको, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो j की वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, और डिवाइड बाय 500, ये आपका हो गया z। हुआ या नहीं हुआ? इसको सॉल्व करो, दैट इज 90,000 प्लस 2 टू जा 4, 40,000 डिवाइड बाय 500। काइंडली सॉल्व इट गाइस, 1,30,000 divide by 500, it will come 1300 divided by 5, so it will become approximately 260, or you can write it like this, 260 plus 0j। दैट मीन्स ये एक रेजिस्टिव की तरह ही काम करना है, जेड एक रेजिस्टिव है, इसमें इंडक्टिव का कंपोनेंट तो है ही नहीं है, तो ये ओनली रेजिस्टिव है, तो ये तो पूछा नहीं गया कि रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, लेकिन आपको देख के पता पड़ रहा है कि ये सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट ही है, तो आप लिख सकते हो 0 प्लस 260, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 260 प्लस 0j, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो इसमें मुझे बोलो फटाफट से, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, let's come to the next point, let's come to the next point guys। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, 2010 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का इलेक्ट्रिकल का, देखो लिखो, राइट डाउन गाइस, प्लीज प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, यहां पे आपको दे रखा है आर प्लस जे ओमेगा एल, मैं डायग्राम बना देता हूं ढंग से। ठीक है, और बीच में यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है। Now this is the AC source guys, this is the AC source, this is R plus j omega L, this is R3, this is R4, this is some capacitance and this is R2। ये क्वेश्चन में दे रखा है और ये डिटेक्टर है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक AC सोर्स, यहाँ पे आपको दे रखा है R प्लस जे ओमेगा L, और यहाँ पे आपको दे रखा है R3, and this is given as R4, and this is given as minus j upon omega C4, and this is given as R2। ये AC सोर्स से आपको दे रखा है सप्लाई, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है, द मैक्सवेल ब्रिज शोन इन द फिगर, ये मैक्सवेल ब्रिज है, आपको पता ही होगा, द मैक्सवेल ब्रिज शोन इन द फिगर, ठीक है। द पैरामीटर्स ऑफ इंडक्टिव कॉइल आर, द पैरामीटर्स ऑफ इंडक्टिव कॉइल आर, यानी ये कॉइल है, इसके आर और एल की वैल्यू बतानी है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बता देगा डायरेक्टली ऑप्शन में, तो द पैरामीटर्स ऑफ इंडक्टिव कॉइल, कितना होगा? ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आर की वैल्यू दे रखी है। वैसे यार ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। देखो, पैरामीटर्स ऑफ इंडक्टिव कॉइल आपको निकालने, चलो मैं बता देता हूँ। आर लिखा है R2 R3 by R4, और इंडक्टेंस लिखा है आपका C4 R2 R3। ऑप्शन नंबर बी इज L इज इक्वल टू R2 R3 by R4 and resistance is equals to C4 R2 R3। ऑप्शन नंबर सी, R equals to R4 divided by R2 R3 and L is equal to 1 upon C4 R2 R3। तो आप एक ब्रिज बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यार, डायरेक्ट भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो मैंने आपको बताया था आर कैसे निकालना है, R2 R3 मल्टीप्लाइड बाय R4, एंड इंडक्टेंस कैसे निकालना है, R2 R3 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस, क्योंकि ये पैरेलल में। तो डायरेक्टली आप मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज आप आराम से कर लोगे, नॉर्मल से क्वेश्चन है। तो अगर आप ये कर जाते तो आपके 2 मार्क आ जाते। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया, बताओ, इलेक्ट्रिकल में 2010 में, और इससे पहले वाला भी वो 2 मार्क का ही था, ये भी 2 मार्क का ही था, ठीक है। क्लियर है बात, सबको समझ में आती है? चलिए, चलो, तो मैं आपको अब एंडरसन ब्रिज करा देता हूं, मैं आपको एंडरसन ब्रिज करा रहा हूं, ध्यान से देख लेना एंडरसन ब्रिज कैसे करते हैं। ये अच्छा, इसके बाद तो हेज ब्रिज आएगा ना, एंडरसन तो इसके बाद आएगा, पहले हेज ब्रिज कर लो फिर एंडरसन करेंगे, पहले हेज ब्रिज कर लो, हेज ब्रिज। चलो देखो, और उससे पहले मैं आपको एक बार पिच क्रिएट कर देता हूँ।
अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया मेरे भाई, तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लो। अगर अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए और कोड लगा दीजिए प्रमीट10। प्रमीट10 is the code मेरे भाई to get 10% off on Unacademy Plus. You have to use the code प्रमीट10 to get 10% off. So you can follow me here on Unacademy. फॉलो करने से क्या होगा, क्लिक नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा रोज रोज आपको। जब भी मेरी क्लास लाइव आएगी, स्पेशल क्लासेस यानी फ्री क्लासेस, जिसको मैं बोलता हूँ फ्री क्लासेस, उस पर आप आराम से आ सकते हो। उसका कोई आपको चार्ज नहीं देना, कोई आपको पेमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो, तो फॉलो करने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी में फर्क क्या है, देखो प्लस और आइकॉनिक में फर्क है। यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है, एक 27 का है और एक 50 का है। ऐसा क्यों? जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो 27,000 रुपए प्लस का है। कितने का है? 27,225 रुपए। तो मैं एग्जैक्ट जो अमाउंट है वही लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, यह है बेटा 27,225 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस यहाँ मिलने वाली है, और रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलने वाला है। तो मैं तो यार आपको हर बार ही बोलता हूँ, आप बस ध्यान से सुना करो। अगर आप चाहते हो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन में दोनों में से कौन सा लेना है, तो मैं कह रहा हूँ अगर आप प्लस ले लोगे तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप थोड़े वीक स्टूडेंट हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट से बिलो हो और आपको लगता है कि आपको एक एजुकेटर चाहिए ही चाहिए पीछे हेल्प करने के लिए, तो मैं बोलता हूँ आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो। इसमें आपको पर्सनल कोच गाइडेंस मिलेगा, एक स्टडी प्लानर मिलेगा जो आपको पूरा प्लान करके देगा, ऑपरेशन मैनेजर्स की तरह जैसे कंपनी में होता है कि भाई कैसे क्रैक करना है एग्जाम को और आप कहाँ लैग कर रहे हैं। एक पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा और स्टडी बूस्टर सेशंस आपको मिलेंगे, वर्कशॉप मिलेगी, गाइडलाइंस मिलेगी। बड़े बड़े लेवल के एजुकेटर्स, अंकित सर, विशाल सर, प्रमीत सर, कामिल सर, भीमा शंकर सर, जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी प्लस पर, सारे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, 12 महीने का कोर्स जो है वो सिर्फ 27,225 रुपए का है, और उसके लिए कोड आपको लगाना पड़ेगा बेटा प्रमीट10। प्रमीट10 इज द कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। मैं तो बोल रहा हूँ प्रमीट10 कोड लगाओ मेरे भाई। 34,650 रुपए आपको देने अगर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो। इफ यू वांट 18 मंथ सब्सक्रिप्शन तो फिर आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 34,650, 34,650। ये उन लोगों के लिए है कि जो अभी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर मूविंग ऑन है, तो उनको लगता है यार 2 साल की प्रिपरेशन में करना चाहता हूँ, तो फिर तो 24 मंथ वाला प्लान ले लो। और जो थर्ड ईयर में बच्चे, उनको लगता है जनवरी से मैं थर्ड ईयर में, जनवरी से जनवरी 1 साल होगा, तो आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। गेट के बाद भी तो एग्जाम्स होते रहते हैं, इसरो, डीआरडीओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, है ना। चलिए, कोड जरूर याद रखना प्रमीट10। अच्छा, ये लिंक है बेटा गेट लाइव डेली, हैशटैग है गेट लाइव डेली और लिंक भी है गेट लाइव। इस लिंक पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन का जितना भी वीडियो है वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलो, तो कोड लगाना मत भूलना यार। और देखो, ये क्रिएटर्स का गेट का इलेक्ट्रिकल का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, इस पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। चलो, इस पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आज तक जितनी भी हम लोगों ने पढ़ाया उसकी सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिलने वाली है। चलो, टॉपिक पे आ जाते हैं। अपना टॉपिक है हेज ब्रिज, HAY' ब्रिज, हेज ब्रिज। ये कैसे काम करता है देखो, ये आपका आरएल हो गया, ये एक आरएल हो गया, ये R4 C4 आपका पैरेलल में हो गया, ये डिटेक्टर हो गया बीच में। ये RL सीरीज में, ये R3, ये R4 C4, ये R2, ये डिटेक्टर और ये एसी ब्रिज, ठीक है। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये L1 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, और ये कैपेसिटेंस हो गया C4, और ये डिटेक्टर हो गया बीच में, ये क्या हो गया? डिटेक्टर, ठीक है। ये एसी ब्रिज हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं हेज ब्रिज को, तो पोलैरिटीज तो आपको पता ही है, और यहाँ पे करंट जाएगा I1, वही करंट इधर भी जाएगा, और यहाँ पे करंट जाएगा I2। बस फर्क इतना है कि जो RL RC आपका पैरेलल में था म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में, अब वो कन्वर्ट हो गया R4 C4 सीरीज में।
तो ये I2 यहाँ पे हो गया, ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं V1, यहाँ पे वोल्टेज है उसको क्या बोलते हैं बेटा V1, यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं V3, ये जो V4 हो गया, और ये जो वोल्टेज है वो हो गया V2। ठीक है, तो जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप I1 R1 ये तो आपको पता ही है। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो डायरेक्टली लिख लेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है वो मैं आपको बताया था। वेरिएबल तो कोई भी नहीं है, सब स्टैंडर्ड ही है, लेकिन अननोन कौन है, L1। तो आप क्या लिख लोगे मेरे भाई, L1 जो है वो अननोन इंडक्टेंस है। अननोन क्या है, इंडक्टेंस। और आपका R2 R3 R4 जो है वो आपका क्या है, नोन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ पे इंडक्टेंस का कोई टर्म नहीं R2 R3 R4 में, तो नोन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि R1 आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, कॉइल का है ना वो। तो दूसरा आप C4 को मान सकते हो स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस, इट इज नॉट वेरिएबल। मेरी समझ रहे हो मेरे दोस्तों, स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे R4 C4 सीरीज में कनेक्टेड है, अनलाइक मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। ओके, नाउ एट द बैलेंस कंडीशन दिस Z1 Z4 equals to Z2 Z3। at balance condition my dear friends, this Z1 Z4 equals to Z2 Z3। so Z1 is what, R1 plus j omega L1 multiply by R4। R4 is what, R and C in series, so you can write it like this, R4 minus j upon omega C4 is equal to R2 R3 again। so just write the equation and separate real and imaginary terms, and find the balancing equation in terms of L1 and R1 that you have to do। so can we do it? Okay, I will be doing it on the next page because that's a page, the space is very low, so I will be doing it on the next page। okay, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, चलो इसमें कोई बात नहीं है। देखो R1 R4 plus j omega L1 R4, j square is minus guys, j square is minus, so it will be become omega cancel L1 C4, so it will be L1 C4, it will come out L1 by C4, and then it can be written like this, minus j R1 upon omega C4, okay, and that is R2 R3। so this part and this part and this part are real, and this part is imaginary मेरे भाई, this and this part is imaginary, so you have to write it down, please write। तो रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लो, R1 R4 प्लस L1 बाय C4 इज इक्वल टू R2 R3, ये आपके रियल टर्म्स हो गए। इमेजिनरी का टर्म हो गया R1 ओमेगा C4 इज इक्वल टू ओमेगा L1 R4। हुआ या नहीं हुआ, ओमेगा L1 R4 के बराबर हो गया। चलो अब देखो, रियल टर्म्स को अलग करो, इमेजिनरी टर्म्स को अलग करोगे तो आंसर कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले यहां से सॉल्व कर लीजिए। this can be written as in terms of inductance, this can be written in terms of inductance, so omega square is, यहां से मुझे L1 निकालना है, डायरेक्टली निकाल लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। तो यहां से निकाल लो R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4 R4, और ये किसके बराबर हो गया, L1 के बराबर। तो ये तो देखो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये वाला टर्म आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहां से आ जाओ, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, R1 R4 एज इट इज लिख लीजिए, प्लस 1 बाय C4 आपका क्या है। देखो L1 बाय C4 अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, L1 बाय C4 आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, L1 को कैसे लिखोगे यहाँ पर, R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4, क्योंकि C4 एक और है ना यहाँ पर, इज इक्वल टू R2 R3। तो यहां से कुछ नहीं करना है आपको, R1 कॉमन ले लो, R4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4 square R4 is equal to R2 R3, and this can be written as R1 1 plus omega square C4 square R4 square, यानी क्वालिटी फैक्टर का टर्म आ गया ये, ओमेगा स्क्वायर C4 square R4 square is equal to R2 R3। ठीक है, आगे नहीं आ गया, बस तो मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, और क्या करना है। तो R1 आ गया ओमेगा स्क्वायर C4 square R4 square R2 R3 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। ये आपके R1 की वैल्यू हो गई मेरे भाई, ये आपके R1 की वैल्यू हो गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नाउ व्हाट इज L1 फ्रेंड्स,
L1 कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, how to calculate L1 directly, because R1 you know, because you know the value of R1, you can also calculate the value of L1. So L1 is, R1 is what? You divide by omega square C4 R4, and then what is R1? Omega square C4 square R4 square R2 R3 divide by 1 plus ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर, लिख देंगे ऐसे। तो आप देखो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये C4 स्क्वायर C4 कैंसिल, R4 कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ? R2 R3, नीचे C4 स्क्वायर था ना, क्या था? एक बार चेक कर लो यार, कटना तो चाहिए था, ओमेगा स्क्वायर पूरा कट गया, C4 कट गया, R4 कट गया, तो ये बचेगा R2 R3 C4, R4 भी बचेगा यार, R4 भी बचेगा, ये ऊपर से बचेगा R2 R3 R4 C4 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा R4 C4 का स्क्वायर। तो ये क्वालिटी फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और इसको क्वालिटी फैक्टर में भी कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी क्वालिटी फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है? तो L1 की वैल्यू सबको समझ में आ गई, कैसे आएगी? R2 R3 C4, R2 R3 C4 कैसे आएगा, समझ में आ गया? एक सेकंड रुको यार। 1 प्लस R1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर, यहाँ एक गड़बड़ कर दी अपन ने, मैं वही देख रहा हूँ ना, एक एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? ये R4 नहीं आएगा भाई यहाँ पर, हाँ ये R4 एक्स्ट्रा कर दिया ना तुमने, हाँ ये R4 नहीं आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आंसर मुझे याद है, कैसे गलत आ रहा है, ये R4 कट गया ना, ये आएगा R2 R3 C4 अपन 1 प्लस ओमेगा R4 C4, ये L1 की वैल्यू, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर निकाल लो और इसी रिलेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वालिटी फैक्टर क्या है, देखो क्वालिटी फैक्टर को या तो तुम लिख लो ओमेगा L1 बाय R1, या लिख लो 1 अपॉन ओमेगा R4 C4, क्योंकि सीरीज में है तो 1 अपॉन ओमेगा RC आएगा, नहीं आएगा? तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है नहीं होती है? इसी क्वालिटी फैक्टर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, ये ओमेगा R4 C4 है, क्वालिटी फैक्टर के बराबर है या नहीं? तो इसी को यहाँ डायरेक्टली लिख लो, ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R2 क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर, R2 कहां से आ गया ये? चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 R2 R3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना? एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, वैल्यूज प्रॉब्लम तो नहीं। ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 R2 R3, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये तो आपका R1 हो गया क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में। ऐसे ही आप अगर L1 निकालना चाहो क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में तो आ जाएगा R2 R3 C4 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर। अच्छा आपको ये रिलेशन ऐसा नहीं है कि आपको याद रखने और बहुत परेशान होना है रिलेशन याद कर करके, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? बस आपको ब्रिज बैलेंस की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए आपको पता होना चाहिए Z1 Z4 Z2 Z3 के कैसे बराबर हुआ। उसके लिए ये पता होना जरूरी नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है और आंसर कैसे कैसे याद रखना है, याद कुछ नहीं रखना है आपको, ठीक है? बस इसका फेजर डायग्राम बना दो और कुछ नहीं चाहिए, काम खत्म हो गया, ठीक है? तो फेजर डायग्राम बना देते हैं, फेजर डायग्राम बना देते हैं और देखो काम खत्म हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहां से आपका जा रहा है I1 R1, जा रहा है नहीं जा रहा है? जा ही रहा है। यहां से जा रहा है I1 इंटू जी ओमेगा L1, और अगर आप इसको ऐड कर देंगे यहां पर तो ये ऐड हो जाएगा V1, ये V1 ऐड हो गया नहीं हो गया? ये V1 V2 के बराबर हो गया, ये आपका V1 V2 के बराबर हो गया मेरे भाई, ठीक है? चलो V1 V2 के बराबर हो गया, और V1 V2 के बराबर होता है तो V2 की वैल्यू तो तुम्हें बताइए, तो ये I1 जी ओमेगा L, ये I1 R1, तो यहां से थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो, यहां से आगे एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, यहां से आगे एक्सटेंड करोगे तो I1 R1, देखो यहाँ पे देखना, शांत समझना, I1 R1 तो V1 की वैल्यू V2 के बराबर है, V2 कितना? I2 R2, यानी I2 वाला जो रेंज है वो इसी रेंज में आ रहा है, समझो V1 V2 के बराबर है तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, अगर I1 इसी रेंज में है तो I1 R3 भी इसी रेंज में आएगा, I1 R3 V3 के बराबर है और V3 आपका V4 के बराबर है, तो इसी डायरेक्शन में आपका I1 R3 आएगा जो कि V3 के बराबर है, और V3 आपका V4 के बराबर है, और V4 कितना है? R4 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C4 इंटू I2। So this can also be written as
तो यहाँ पे मैं फेजर डायग्राम ऐसे बना लूं उसका V1 और V3 का। ये हो गया V1 V3 का फेजर डायग्राम। तो V1 प्लस V3 इज इक्वल टू V, और यही V2 प्लस V4 के बराबर होना चाहिए। अब ये V2 प्लस V4 के कैसे बराबर होगा? जब मैंने कहा ये V1 V2 के बराबर है, तो V2 कितना है? I2 R2, यानी I2 जो है वो इस लाइन में होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दूसरी बात अगर आप ध्यान दें तो I2 में दो टर्म है, एक तो I2 R4 है और एक I2 इंटू 1/j C4 R4 है। तो अगर आप देखें I2 I4 इस लाइन में है और ये वोल्टेज है, तो करंट जो है वो पीछे होना चाहिए। तो करंट कितना पीछे होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तो ये I2 इंटू 1/j C4 यहाँ पे होगा, तभी तो ये जुड़ेगा। तो ये क्या होगा? जब मैं ऐड करूंगा ना यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐड किया तो V4 इस लाइन पे आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं ऐड करूंगा तो V4 इस लाइन पे आएगा। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को ऐसे बना देते हैं कि ऐड हो जाएगा। देखो ऐड कर देते हैं इसको ढंग से। कैसे ऐड करेंगे? ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ ताकि ऐड हो जाएगा ये ना, नहीं तो फिर ऐड नहीं हो पाएगा ये। हाँ, देखो ये हो गया I2 इंटू 1/j और मैंने क्या बोला? ये ऐड हो जाएगा इसके। तो मुझे ये लाइन तो लेनी है इसके पैरेलल में, और ये लाइन है इसके पैरेलल में। तो ये V4 से ऐड हो गया नहीं हो गया? ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेना यहाँ पे ताकि ये इसके पैरेलल में आ जाए। चलो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को लग रहा होगा सर कैसे पैरेलल हो रहा है। देखो चलो अब आ गया। हाँ, अब आ गया ना। चलो, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, इसको मैंने नाम दिया I2 इंटू 1/j C4। तो I2 R2 प्लस I2 इंटू 1/j C4 V4 के बराबर है या नहीं है? क्योंकि V4 आपका क्या है? I2 R2 प्लस I2 इंटू 1/j C4। तो मेरे ख्याल से यहाँ से V4 आ जाएगा। तो समझ में आ गया फेजर डायग्राम कैसे बनाना। और ये हाई क्यू कॉइल्स के लिए काम में आता है, ध्यान रखिएगा। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू कॉइल्स। इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू कॉइल्स। हाई क्यू कॉइल्स का मतलब जहां पे क्यू की वैल्यू जो है वो 10 से ज्यादा है। इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई क्यू कॉइल्स दैट इज क्यू ग्रेटर देन 10। दैट इज क्यू ग्रेटर देन 10। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, जितने भी लोग लाइव हो। तो मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी। एंडरसन ओवंस, मतलब ये ओवंस ब्रिज के लिए, हेज ब्रिज के लिए, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के लिए, और दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दी। ठीक है, चलिए तो फिर मैं इसको यार एंड कर देता हूँ सेशन को। कोई डाउट है आपके तो आप पूछ सकते हैं। तो यार अनअकैडमी पे आना मत भूलना, प्रमीट 10 कोड जरूर लगा देना। 27,225 रुपए आपका अमाउंट है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का, मेरे भाई याद रखना। 39,600 सब्सक्रिप्शन 2 ईयर का आता है। तो अगर 100% सक्सेस चाहिए मेरे भाई, तो प्रमीट 10 कोड जरूर लगा देना। प्रमीट 10 इज द कोड फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी धनतेरस टू यू गाइस। हैप्पी धनतेरस। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रवीत लवाय साइनिंग ऑफ राइट हियर राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।